गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके पुस्तकारों से शेखर जोशी के रचित गलता लोहे का अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने 2 पार्टों का अध्ययन किया था। आज तीसरे पार्ट के रूप में हम लोग किस तरह से धनराम लोहार विद्या में पारंगत नहीं हो सका और कैसे मोहन विद्या में पारंगत होने के बाद भी शुरुआती दौर में तो ठीक था, लेकिन संगत का असर उसे कैसे बिगाड़ देता है, इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। लेखक कहता है, किताबों की विद्या का ताप लगने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ था कि बाप ने उसे धौपनी फूंकने या ताप लगने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता था उसे अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। जैसा कि इस अंश में लेखक ने बताया है कि पढ़ाई में मंदबुद्धि होने के कारण तीसरी तक कक्षा की पढ़ाई करने के बाद धनराम ने पढ़ाई छोड़ दिया। अब वो अपने पिता की पुश्तैनी पेशा में लग गया। पुश्तैनी पेशा उसका लोहार था और उस लोहारगिरी में बढ़ईगिरी का काम करने लगा। धीरे धीरे पारंगत हुआ और चूँकि वहाँ जो है विद्या आरंभ करने पर वहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह की छड़ी खाता था। यहाँ अपने पिता द्वारा जब कभी भी गलती होता था तो छड़ से, हत्थे से उसे दंड मिलता था। लेखक बताना चाहता है कि उसके पिता जो गंगाराम जी थे वृद्ध हो चुके थे। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद पिता के न रहने पर वह धीरे धीरे पिता की पुश्तैनी पेशे को संभाल लेता है। आइए आगे क्या कहता है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिती करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का प्रसिद्ध दारिद्र्य मिटा देगा, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा तक मास्टर त्रिलोक सिंह के सानिध्य में मोहन बड़ा ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करता हुआ छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। मोहन के पिता जजमानी करते हैं, पुरोहिती करते हैं, पंडिताई करते हैं और उसी से जो है कि पारिवारिक भरण पोषण होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने पुत्र को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मन में यही लालसा है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के अच्छा बनेगा और जो इस घर का दारिद्र्य है, गरीबी है, उसको मिटाएगा।
लेकिन इच्छा होने पर भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्याध्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते थे। जब भी 4 मील की दूरी तय करके उस पंडित जी का पुत्र वापस लौटता, हमेशा पांडे जी अपने पुत्र को जितने भी कुशाग्र बुद्धि बालक विद्या में पारंगत होकर अच्छे मुकाम पर पहुँचे थे, उनका उदाहरण देकर के वो अपने पुत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते थे। लेखक अगले अंश में कहता है कि वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो चुके थे। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ के छुट्टियों से गांव आया हुआ था। बातों बात में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उससे न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। पिता के मन में शुरू से यह लालसा थी कि अपने बच्चे को भली प्रकार से पढ़ाएंगे, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा, जितना परिश्रम करना पड़ेगा, बच्चे को अच्छा बनाएंगे। सो अपने पुत्र को मोहन को वह वहाँ भेजने का प्रयास करते हैं। मोहन के पिता बंशीधर जी रमेश से बात करते हैं। रमेश छुट्टियों में लखनऊ से घर आया हुआ है, उससे अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा सहानुभूति रखते हुए मेरे पुत्र को वहाँ ले जाकर पढ़ाने का कार्य करो, जिससे मेरा पुत्र जो पढ़ने में निपुण है, पढ़ने की लालसा रखता है, 5वीं तक की शिक्षा छात्रवृत्ति के बल पर प्राप्त किया है और थोड़ा सा सहयोग दोगे तो निश्चित मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। बंशीधर को जो जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है।
छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज के हाथ में बटाने का काम का साधन बन गया। लखनऊ रमेश के साथ मोहन पढ़ने आता है, लेकिन यही संगत का असर है। कैसे दूसरे के बच्चों को लोग अपने कार्यों में लगाकर बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, प्रस्तुत अंश में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। कुछ बेरहम किस्म के लोग होते हैं प्यारे बच्चों, जो दूसरे के बच्चों को हमेशा अपने कार्यों में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें बेरहम इसलिए कहता हूँ कि निश्चित तौर से ऐसे लोग दूसरे के लोग से अपना हित साधन करके उनके भविष्य को बिगाड़ते हैं। यदि उनके अंदर थोड़ा सी रहमदिली होती तो यह सोचते कि यह बालक भी किसी का अरमान है, यह बालक भी यहाँ पढ़ने के निमित्त आया है, इसको अपने कार्यों में लगाकर प्रलोभन देकर के बिगाड़ने का कार्य करके हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आए दिन आप देखते होंगे जो बच्चे हॉस्टल में रह करके या शहर में शिक्षा लेते हैं, यदि अच्छी संगत पा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कुछ बुरी संगत में पढ़कर दूसरे लोगों के वशीभूत होकर के प्रलोभन में आकर के अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। प्रस्तुत अंश में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि प्रायः हम दूसरे के प्रलोभन में ना आए। हम यदि कुशाग्र बुद्धि बनना चाहते हैं, यदि हम पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। यदि हम ऐसा करते हो तो निश्चित ही मोहन की जैसी स्थिति होगी। छात्र यदि अपने लक्ष्य से भटकता है तो वह इसका एकमात्र कारण होता है कि वह जिस कार्य के लिए आता है उसे छोड़ करके दूसरे के कार्यों में, दूसरे की बुद्धि में आ जाता है, दूसरे के प्रलोभन में आ जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए सर्वथा हम याद रखें कि यदि हम घर से हमारे माता पिता ने पढ़ने के निमित्त भेजा है तो एकमात्र हमारा लक्ष्य पढ़ाई है और उसमें हम उत्कृष्ट कोटिका की उपाधियां ग्रहण करें, अति उत्तमता से पढ़ने का प्रयास करें, जितनी भी विसंगतियां हों उनसे दूर रहने का प्रयास करें। आइए मोहन कैसे लोगों के कार्य करने लगता है, कैसे आस पड़ोस की चाचियों का, भाभियों का, अन्य लोगों का के हित का साधन बन जाता है। प्रस्तुत अंश में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। और कैसे एक बड़े घराने का, जाति से बड़े घराने का लड़का कुशाग्रबुद्धि विरोध करके कैसे अपने लक्ष्यों से दूर हट जाता है, इसका वर्णन लेखक ने किया है। लेखक कहता है कि मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता। इस समय इस बात का को मोहन को समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिल्ला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। बहुत कहा जब मोहन ने, तो देखिए बता रहा है कि एक छोटे से साधारण से स्कूल में नाम लिखवा देता है। कह के आया था बंशीधर से, मोहन के पिता से, कि मैं इसे एक अच्छे स्कूल में तालीम दूंगा, शिक्षा दूंगा। लेकिन कैसे जब हम दूसरे के भरोसे हो जाते हैं तो बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं। प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व होता है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए सार्थक प्रयास करें, कभी भी उसे दूसरे के भरोसे न छोड़ें। यदि व्यक्ति विशेष अच्छा है तब तो बच्चे का भविष्य भी बन सकता है, और यदि नहीं है, यदि वह केवल और केवल उसे अपने हित साधन के लिए प्रयोग करता है तो बच्चा लक्ष्य से बहुत दूर हो जाए।
भले ही वह बच्चा कुशाग्र बुद्धि क्यों न हो, मेधावी क्यों न हो, जब वह दूसरे के हित साधन की विषय वस्तु बन जाएगा, दूसरे के कार्यों में लगा रहेगा, तो वह पढ़ाई क्या करेगा। और इसलिए लेखक लिखता है कि लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का एक मेधावी विद्यार्थी शहर के स्कूली जीवन में ने अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बधी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। घर वालों को अपनी स्वाभाविक स्थिति बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उनके सुनहरे भविष्य की स्वप्न देख रहे थे। इधर मोहन के पिता रमेश के साथ लखनऊ भेज करके रोज ही मोहन के सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। और उधर देखिए रमेश कितना निष्ठुर है, कितना ही बेरहम है कि उसे अपने तथा अपने पड़ोस के लोगों के कार्य में लगाकर उसके भविष्य को कैसे बर्बाद कर रहा है। मोहन चाह करके भी अपने इस दुख को, इस पीड़ा को अपने पिता से नहीं कह सकता, क्योंकि वह विवश है। और प्यारे बच्चों, विवशता जो होती है, मजबूरी जो होती है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बोझ होती है, सबसे बड़ा जो है कार्य होती है। वह विवशता बस कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति विशेष को विवशता में हमेशा अपने हित के बारे में, अपने कार्य प्रयोजना को ध्यान में रखकर लक्ष्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोहन ऐसा चाह के भी नहीं कर पाता, पिता से बता भी नहीं सकता है, क्योंकि जानता है पिताजी इसे सुनकर बड़ा दुखी होंगे। उनके पास दूसरा साधन भी नहीं है कि मुझे यहाँ रख के पढ़ाएंगे। और कैसे धीरे धीरे उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है, लेखक यही बताने का प्रयास करता है। लेखक कहता है कि बंशीधर उनके भविष्य की सुनहरे स्वप्न देख रहा है। रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस तरह से उसकी उठती, वह इसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपनी किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में विशेष व्यस्त रहता था। और धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। एक तकनीकी विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया जाता है। जो उसकी शुरुआती शिक्षा होती है वो बंद कर दी जाती है और एक तकनीकी विद्यालय में दाखिला दिलाने के बाद रमेश सोचता है मेरी अब जिम्मेदारी खत्म हो गई। चूँकि उसका जो मोहन का जो दिनचर्या था वो पहले ही जैसा होता है, पहले की भांति पड़ोस के लोग, रमेश के घर के लोग उसे अपने काम में लगाते हैं, उसे नौकर की भांति प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वह तकनीकी शिक्षा भी कुशलतापूर्वक नहीं सीख पाता है। प्यारे बच्चों, जब बच्चों से ज़्यादा बोझ दिया जाएगा, काम का बोझ दिया जाएगा, वह दूसरे के हित साधन की विषय वस्तु बन जाएंगे, तो निश्चित वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। उनका मन केवल प्रलोभन के वशीभूत हो जाता है। जो 2-4 रुपया देता है उसका काम करने लगते हैं, आदत सी हो जाती है। इसलिए आप सभी को इस पाठ के माध्यम से मैं हमेशा ये सीख देना चाहूँगा, यदि आप शहरों में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो किसी भी
तरह से आप अपने समय की कीमत को पहचानिए और केवल शिक्षा ग्रहण के क्षेत्र में ही अपना प्रयास रखिए। विसंगतियों में आकर किसी भी तरह किसी मित्र के बहकावे में, पड़ोसी के बहकावे में प्रलोभन बस अपने भविष्य को बर्बाद न करें। जैसे मोहन का भविष्य बर्बाद हो गया, आज एक मेधावी बच्चा किस तरह से तकनीकी शिक्षा भी नहीं ले पाता है और उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए फैक्ट्रियों का चक्कर लगाना पड़ता है, किस तरह से अपनी नौकरी की तलाश में लग जाता है, पढ़ाई धीरे धीरे छूट ही जाती है। आइए अगले अंश में लेखक क्या कहता है। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। लेखक कहता है कि आज जो पिता रोज अपने पुत्र की भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, कैसे उसका मोह भंग हो जाता है जब वह सुनता है कि मेरा पुत्र जो लखनऊ पढ़ाई नहीं कर रहा है बल्कि कामकाज की तलाश कर रहा है, कैसे दुख झेल रहा है। आज पिता के ऊपर पहाड़ टूट जाता है, विवश है पिता, कुछ कर नहीं सकता और अब वह किसी से कुछ करने में भी बंशीधर जी सुख चाहते हैं। मोहन लल्ला बचपन से ही बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहते थे। मन में हमेशा सोचते मोहन जो मेरा बच्चा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था, आज वह किस स्थिति को पहुंच गया। मन में यह कचोट रहती थी, व्याकुलता रहती थी, दर्द टिस रहती थी, लेकिन अपने पुत्र के बिगड़ते भविष्य के लिए वह कुछ भी कर नहीं सके। प्यारे बच्चों, इसलिए माता पिता द्वारा जो अरमान पाला जाए, जो संकल्पना रखी जाए, हर पुत्र हर पुत्री को उन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए और सतत प्रयास करके हम अच्छा बने। कभी भी किसी के लिए केवल उसके हित साधना की वस्तु न बने, प्रलोभन बस अपने भविष्य को बर्बाद न करें। आइए अगले अंश में क्या कुछ लेखक आपको संदेश देना चाहता है, किस तरह से आज आप सभी लोग देखें, सभी छोटे बड़े आर्थिक दृष्टिकोण से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, जो निम्नतर हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को शहर में रखकर पढ़ाएं, उसे अच्छी तालीम दें, वह अच्छा बने। लेकिन यह उनका प्रयास कुछ बच्चे ही पूरा कर पाते हैं। कुछ बच्चे अच्छी संगत में आकर मेहनत करके अपने लक्ष्यों को भली प्रकार पूरा करते हैं और कुछ बच्चे विसंगतियों में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और मोहन की बहन उनका जीवन निराशा की ओर बढ़ने लगता है। आइए किस तरह का संदेश लेखक ने दिया है अगले अंश में देखा जाए। त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की बातों के साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गड़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। आज देखें मोहन क्या करता है, अपने जो कार्य कुशलता के बल पर जो हंसुआ लेकर उसके वहाँ बैठा है। अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा वह दोनों उस भांति की आफर जो भांति होती है वहाँ हंसुआ बनाते हुए या सोचों में ख्यालों में डूबे हैं। किस तरह से धनराम अपने पार न पढ़ते हुए भी
स्वावलंबी हो गया। पढ़ाई अच्छी होने के बाद भी संगति अच्छी नहीं थी तो मोहन कैसे परावलंबी हो जाता है, किस तरह से उसका जीवन कष्टमय होता है, यह ख्यालों में सोचते हैं दोनों। आइए, लेखक कहना चाहता है कि अब वह बेत लगाकर उनको जो है कि देता है। बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुओं को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो। आज जब बेत लगा दिया गया हंसुए की, तो वहां बैठा रहा, जाने का प्रयास नहीं करता है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं चाहते थे। पारंपरिक रूप से बहुत पहले जो शिल्पकार टोले के लोगों में ब्राह्मण टोले के लोग आकर के उठना बैठना नहीं चाहते थे। आज क्या कारण था कि मोहन इतनी देर तक बैठना चाहता है? किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। सोचता है इतने देर तक क्यों बैठा हुआ है, अब तो मैंने इसके हंसुए में बेत भी लगा दी, इसको जाना चाहिए। जहाँ तक इससे पहले जो हमारे टोले में ब्राह्मण टोला के लोग आते थे, खड़े खड़े बातचीत करके चले जाते थे, आज इसका व्यवहार बदला हुआ क्यों है? या तो इस परंपरा को भली भांति जानता है। अपने मित्र मोहन के इस बदले हुए व्यवहार को देख करके असमंजस में पड़ता है, सोच में पड़ता है, फिर भी अपने कार्य में लगता है, पूछने का प्रयास नहीं करता है। लेखक अगले अंश में कहता है कि जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े को चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं रहा था। मोहन कुछ देर तक उसके काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपने संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुरी चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते हुए निहाई पर रखकर ठोकते पीटते गोल रूप दे डाला। अब देखें, अपने कार्य को धनराम कर रहा है, वहां खड़ा खड़ा देख रहा है। चूंकि इसके पास कोई कार्य नहीं है, जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, सोचता है क्यों नहीं अपने मित्र के ही इस कार्य में लग जाऊं। ऐसी भी स्थिति होती है प्यारे बच्चों, जब पढ़ाई में अच्छा नहीं होता आदमी तो उसे निम्न स्तर का काम करना पड़ता है। गलते लोहे शीर्षक देकर लेखक ने यही प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि मजबूत स्थिति वाला लोहा किस तरह से परिस्थितियां पड़ने पर तप करके गल जाता है, अपनी मजबूत स्थिति को त्याग देता है। इस शीर्षक की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। यानी मजबूत स्थिति कहने का आशय मोहन की मजबूत स्थिति थी, पढ़ने में भी मजबूत था, पढ़ने में स्थिति उसकी मजबूत थी, लेकिन विसंगतियों के प्रभाव से उसकी वह स्थिति बरकरार नहीं रह सकी। जाति से भी धनराम से ऊंचा था, मजबूत था, लेकिन आज देखिए, आज उसे धनराम के वहां कार्य करने पर विवश होना पड़ता है। तो वह केवल और केवल उसकी विसंगतियां अर्थात संगति के असर के कारण अपने लक्ष्यों को सही ढंग से पूरा न करने एकमात्र कारण था।
प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक यही बताने का प्रयास करता है कि हमें हमेशा अपने बच्चों पर हमेशा सही देखरेख रखनी चाहिए। दूसरा, जब तक हम छात्र या छात्राओं के रूप में विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं, उस समय हमें केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य पढ़ाई होनी चाहिए। यदि हम पढ़ाई से हटकर कुछ भी सोचते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित ही बर्बाद हो जाता है। मोहन का इस हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका भी नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धन संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न किसी प्रकार की हार जीत का भाव ही था। आज धनराम की संकोच, असमंजस और धन संकट की स्थिति थी। उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से धनराम के सहयोग में निहाय पर हथौड़े मार रहा था। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक बताना चाहता है, जब हम अपने लक्ष्यों से दूर होते हैं तो किस तरह से व्यवस्था में आकर हम छोटे काम करने में भी तल्लीन हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से कैसे दूर हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अंत में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही कहेंगे, यदि हम किसी लक्ष्य में पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो उसे निश्चित ही पूरे मनोयोग से पूरा करें। कभी भी संगत के प्रभाव में अपने लक्ष्यों से दूर न हों। आइए अब हम गृह कार्य देखें।